Guys, a very good morning, everyone. I am Pawan Kahukar, and we are starting with a new chapter in business environment today. Any guesses? हम लोग एक नया chapter start करने वाले हैं. Any guesses about the new chapter? No guess? चलो hint दे देता हूं मैं थोड़ी. There are people जो सब एक जैसा सोचते, एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं. देयर आर पीपल जिसको कहते हैं भेड़ चाल. सब ये करेंगे, सब इंजीनियरिंग करेंगे तो सब इंजीनियरिंग ही करेंगे. लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट थोड़ा डिफरेंट सोचता है कि मैं कॉमर्स एजुकेशन लेके कुछ अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करूं. राइट? देयर आर पीपल हु थिंक डिफरेंटली. जैसे जो इंजीनियरिंग कर रहा है ना, वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है कि मैं जैसे तैसे सॉफ्टवेयर बनाना सीख लूं और फिर मेरे को जॉब मिल जाए. तो ये हर इंजीनियर यही सोच रहा है. नथिंग अगेंस्ट इंजीनियरिंग, लेकिन हर कोई यही सोच रहा है. अब कुछ उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो कुछ खुद का करने की सोचेगा, आई एम नॉट गोना डू अ जॉब. ऐसी सोच रखने वाला बहुत बहुत कम लोग मिलेंगे उसमें. अगर मैं आपकी भी बात करूं तो मुझे लगता है आप भी थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड स्टूडेंट्स ही हो. एम आई राइट? हम लोग भी थोड़ा जॉब के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं. हम लोग थोड़ा सा खुद का कुछ करने का नहीं सोचते. वी नो वन थिंक्स अबाउट स्टार्टिंग अप योर ओन थिंग. बहुत सोच भी लेते तो पापा का ही बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे. कुछ खुद का कुछ नहीं करना चाहते. जो लोग कुछ नया वेंचर लाना चाहते हैं, दुनिया को कोई नया प्रोडक्ट देना चाहते हैं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, यस गाइस, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो. हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं. एवरीवन, ओके, इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ द वर्ल्ड अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर हर कोई, गाइस सोचो थोड़ा, अगर हर कोई जॉब करेगा तो जॉब क्रिएट कौन करेगा? आप सोचो ना. अगर हर कोई जॉब करेगा तो जॉब क्रिएट कौन करेगा? जॉब क्रिएशन की भी तो जिम्मेदारी किसी की होगी ना. गाइस, वो जॉब क्रिएशन की जिम्मेदारी एक एंटरप्रेन्योर की रहेगी और ये लोग जॉब करेंगे. फिर अगर ये नहीं रहा तो ये कहां जाएंगे? सो गाइस, वेरी सिंपल, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो इज आवर चैप्टर. लेकिन हमारे पूरे चैप्टर में एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर का कोई डेफिनेशन नहीं दिया है. ऑफ कोर्स, आई होप आपके पास 100 पेजेस का आपका जो नोट्स है वो बना हुआ है क्या? नोट्स 100 पेजेस का, और उसमें कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? गाइस, ग्रेट. यस गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन. सुनो मेरी बात. एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट बीइंग अ बिजनेसमैन. Entrepreneurship is an attitude of mind. It's an attitude of mind to seek opportunities. कहां opportunities है वो ढूंढना है. Take calculated risk. इस रिस्क तो लेना पड़ेगा. एक दिमाग में फिट कर लो एक फंडा. No risk, no return. More risk, more return. लेकिन अब रिस्क कितना लेना है? कैलकुलेटेड रिस्क लेना है. And you have to derive benefits by starting एंड रनिंग अ वेंचर. कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढना है. ठीक है, चलो. अब जब नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, ठीक है, रेज योर हैंड्स. जब मैं कहता हूं नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, रेज योर हैंड्स. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. आर यू देयर विथ मी? ठीक है, टेल मी. ठीक है, एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत जरूरी है. रेज योर हैंड्स. टेल मी अ tool which will help me to find opportunities. Tell me a tool which will help me to find opportunities. Make it fast. मुझे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है. टेल मी अ टूल. कुछ ऐसा कंसेप्ट बताओ जो मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढने में हेल्प करेगा. जल्दी. Not even a single student? Nishant, Himanshu, Riya. It is, Anurag, it's a correct answer. It is SWOT analysis.
SWOT analysis. Anyone who can tell me the full form of SWOT? Full form of SWOT. Strength, weakness, opportunities and threat. So guys, जब हम लोग बात करते हैं entrepreneurship, it's not only about business, it's about the attitude of mind and to seek opportunities and take calculated risk and derive benefits by starting and running a venture. It comprises of numerous activities and involved in conception यानी नया concept develop करना, creation and running an enterprise. ठीक है? So guys, अगर हम लोग entrepreneurship की बात करें, so it's an attitude of mind. Guys, एक काम करो, ये definition आपके नोट्स में नहीं है, लिख लो ये definition. यानी इंस्टीट्यूट ने एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो डिस्कस किया है आईसीएसआई की मॉड्यूल में, एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस ही नहीं किया. लिख रहे हो क्या या सो गए हो? इतना दुखी होके मत बोलो, लिख रहे हैं. Okay, done writing? Yes, sir. Great. Yes, sir. अब जो the person who will entrepreneurship is a mindset, और ये mindset, ये attitude जिसका होगा, ये नया आइडिया जो कंसेप्चुलाइज करेगा, नया बिजनेस जो क्रिएट करेगा, he is an entrepreneur. The entrepreneur is a person who searched for the business opportunity and starts a new enterprise to make use of that opportunity. Please write it down. Entrepreneur. Please write down the definition of entrepreneur. Is a person who searched for business opportunity and starts a new enterprise to make use of that opportunity. Alright then, आगे बढ़े. So, an entrepreneurship is a mindset, और जिस बंदे का ये mindset होता है, he is an entrepreneur. Now listen to me very carefully. Are you ready for some new knowledge? Are you there with me? Yes, sir. Great. I hope you are ready for some new knowledge. चलो, सबका अभी मदर्स डे था कुछ दिनों पहले. सो हम सबकी नॉलेज को लेके जो मम्मा है वो है आर डियर गूगल. ठीक है क्या गूगल? गूगल इज द नॉलेज सोर्स ऑफ एवरीवन. ट्रू और फॉल्स? Perfect. Now, my question is, who are the owners of Google? Who are the owners of Google? सुनो, owners of Google गूगल करोगे ना, वो गूगल वाले फोन में से निकल के मारेंगे तुमको. Who are the owners of Google? चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं. These are the owners of Google. And what's the name? Say the name. Come on. No one?
इट्स टाइम टू अपग्रेड गाइस. कुछ नहीं होता, आज नहीं पता तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव में जाने के बाद भी नहीं पता तो तुम्हारी गलती होगी. कोई बात नहीं. द ओनर्स ऑफ गूगल आर लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन. ठीक है, दे आर द ओनर्स ऑफ गूगल एंड राइटली सो. दे आर डेफिनेटली द एंटरप्रेन्योर्स. लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन. कोई बात नहीं. चलो, हु इज ही? By any chance, who is he? Steve Jobs. He is Steve Jobs. Apple. ठीक है. Who is he? Yeah, Bill Gates. So guys, they are the entrepreneurs who have developed the world's most valuable company of 2015, Apple, and one of the best companies of the world, ठीक है, for almost a couple of decades now, Microsoft. कौन है ये सब कौन है? These are all entrepreneurs. अब इंडिया में ऐसा बने, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठीक है, सिर्फ हम लोग कब तक अमेरिकन को, हम लोग कब तक ब्रिटिशर्स को, हम लोग कब तक जर्मन्स को एक एंटरप्रेन्योर जैसा देखे? व्हाई कांट वी, ओके, हमारे इंडियन लोगों के सपने कब पूरे होंगे? हम कब बनेंगे जीरो से हीरो? हमें एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप. इस चैप्टर में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये नहीं सिखाया है. एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है ये सिखाया है. भारतीय सरकार ने मित्रों बोल बोल के हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या किया है ये हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. we got to study in this syllabus of business environment, we got to study the government initiatives to foster entrepreneurship. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स यानी गवर्नमेंट की पहल जिससे एंटरप्रेन्योरशिप कांसेप्ट को बूस्ट मिले. एवरीवन अग्रीज, कोरोना आने के पहले भी और कोरोना के वक्त भी, अब तो हम लोग ऑलरेडी बोर हो चुके थे इस कांसेप्ट से. बराबर है, हाँ या ना? वो मेड इन चाइना से नफरत ही होने लग गई थी हम सबको, पूरी दुनिया को फॉर दैट मैटर. सो गाइस, इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया और ये सब आपके हमारे आगे हुआ है. ठीक है, सो गाइस लेट्स चेक इट आउट. पेज नंबर 109. आर यू देयर विथ मी? डू यू हैव द नोट्स? ICSI का मॉड्यूल, इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप. इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं कि इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को भी गवर्नमेंट की स्कीम का सहारा मिले, जिसके कारण ये रिस्क लेने के लिए रेडी हो और कुछ ऐसा करे कमाल कि बिजनेस चल जाए. ठीक है, नेक्स्ट. सो पहला कंसेप्ट है मेक इन इंडिया. द मेक इन इंडिया बिजनेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड नॉट merely द अमेरिकाज कंसिडर मेक इन इंडिया एज अ ब्रेक थ्रू पॉलिसी ऑफ न्यू इंडिया. मैंने क्या कहा? कब तक हम लोग, ठीक है, द ओनर्स ऑफ गूगल, लैरी पेज, सर्जे ब्रिन, अमेरिकन. ठीक है, स्टीव जॉब्स अमेरिकन, बिल गेट्स अमेरिकन. ओए हेलो, इंडिया वालों का नाम कब आएगा? और इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स भी वहां चले जाते हैं यार. इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स भी इंडिया से बाहर चले जाते हैं. जैसे भी हमारे क्लास में से जो अच्छे स्टूडेंट्स है, ठीक है, जैसे अनुराग तिवारी काफी अच्छे आंसर्स देता है, रिया काफी एक्टिव है. अभी ये लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये लोग थोड़ी ना इंडिया में रहेंगे, ये लोग चले जाएंगे यूएस. ब्रेन ड्रेन कहते हैं इसको. हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनमें दम है वो इंडिया में ही कुछ करे और इंडिया की ग्रोथ करे. ठीक है, तो मेड इन चाइना के लिए को हराने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है मेक इन इंडिया. चलो, क्या क्या किया है उन्होंने उसके लिए? बिजनेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड नॉट merely द अमेरिकाज
कंसिडर मेक इन इंडिया एज अ ब्रेक थ्रू पॉलिसी ऑफ द न्यू इंडिया। ब्रेक थ्रू यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक थ्रू? तोड़ताड़, एकदम जबरदस्त, जिससे इंडिया पूरा चेंज होने वाला है। ठीक है, ब्रेक थ्रू। द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन September 2014 सून आफ्टर मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर। तो मैं आपको एकदम ये सारी जो स्लाइड बनाता हूं, काफी एफर्ट्स लगते हैं इसमें, एक एक स्लाइड को बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। ये सब रियल टाइम फोटोग्राफ्स है। मेक इन इंडिया का कंसेप्ट हमारी मोदी गवर्नमेंट का कंसेप्चुअलाइजेशन है। चलो, एज द नेशनल प्रोग्राम of Make in India initiatives is aimed at transforming India into global manufacturing hub। हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया से हमारा कंट्री एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। हर चीज चाइना में बनती है, हमको वो हर चीज अब इंडिया में लानी है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एज द नेशनल प्रोग्राम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब एंड कंटेन अ राफ्ट ऑफ प्रपोजल। राफ्ट लिखा है वहां पे, इट शुड बी ड्राफ्ट ऑफ प्रपोजल्स टू अट्रैक्ट investments from both local and foreign corporate houses in 25 key areas it has identified। 25 अलग अलग की एरियाज को टैप करना है। सर पूरी 25 एरियाज की लिस्ट नहीं दी है, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट लिस्ट दी है। सबसे पहला, जैसे व्हाट आर द वेरियस एरिया जिसमें हम लोग चाहते हैं कि इंडिया डेवलप हो। ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, एविएशन, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो गाइस, इन सबका मैं आपको एक क्विक लुक दे देता हूं। हम चाहते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्रोथ हो। ठीक है, हम चाहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ हो। इसको बूस्ट देने के लिए हमने काफी सारी स्कीम्स बनाई है। हम चाहते हैं केमिकल्स की इंडस्ट्री का ग्रोथ हो। हम चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम जो ये लाइव क्लासेस देख रहे हैं यार, रियल टाइम बेसिस पे क्लास देख रहे हैं, क्या है ये? दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन technology, pharmaceuticals। What do you mean by pharmaceuticals? What do you mean by pharmaceuticals? या मेडिसिन भी तो बनानी पड़ेगी ना। मेडिसिन आज तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी पैसा बनाने का इन्हीं के पास है। जिस भी कंपनी ने कोरोना का ड्रग बनाया, ठीक है, जिस भी कंपनी ने कोरोना का ड्रग बनाया, आप समझ लो कम से कम 5 लाख करोड़ रुपीस बनाएगा। कितने? 5 लाख करोड़ रुपए बनाएगा वो कंपनी जिसने भी कोरोना का मेडिसिन बना लिया। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, ये कौन सा इंडस्ट्री है रे? क्या ये? एरोप्लेन इंडस्ट्री, हाँ, एविएशन इंडस्ट्री। अभी तो बहुत हालत खराब है एविएशन इंडस्ट्री की, जाने दो, ज्यादा बुरे दिनों के बारे में डिस्कस नहीं करते। अच्छे दिन आने वाले, ऑल इज वेल। ठीक है, और लेदर इंडस्ट्री, ये कौन सी जगह है रे? ये देख के कौन सी जगह याद आती है? कर्नाटका कहने वालों, जनता माफ नहीं करेगी तुमको जम्मू कश्मीर की। इट्स दाल लेक, इट्स कश्मीर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। विच इज दिस प्लेस? बेड़ा घाट कौन बोल रहा है बे? बेड़ा घाट है ये? दिस इज नाइग्रा फॉल्स, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, हाँ, या इट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट इज कैसा है ना, आई हैव बीन टू नाइग्रा फॉल्स। ये यूएस से भी दिखता है और कनाडा से भी दिखता है, दोनों साइड से दिखता है। इट इज अ बॉर्डर बेसिकली। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट इज ब्यूटिफुल। ठीक है, कश्मीर इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, लेकिन हाउ इज दिस प्लेस? ये जगह कैसे लग रही है आपको? इज इट नॉट ब्यूटिफुल? ये भैया को छोड़ दो, ये भैया को थोड़ा इग्नोर करो, रुको। ठीक है, बट इज दिस प्लेस नॉट ब्यूटिफुल? इंडिया में, ऑफ कोर्स, ये अंकल को देख के आपको समझ गया होगा कि ये जगह इंडिया में है। यस गाइस, ये जगह इंडिया में है, और इंडिया में ये जगह है छत्तीसगढ़ में। इंडिया में ये जगह है छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमको पता ही नहीं है
चित्रकूट वाटरफॉल्स है ये, दिस इज चित्रकूट वाटरफॉल्स। टूरिज्म भी एक अच्छा सेक्टर है इंडिया में, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आगे आ सकती है लोगों की, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल जगह है हमारे पास कि हम इसको भी अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, देन हॉस्पिटैलिटी, आवभगत, ठीक है, करना लोगों की। उसके बाद हम लोग आयुर्वेद का सेंटर है, तो इंडिया में वेलनेस की भी आप नई अच्छे बिजनेस को ला सकते हो। ऑफ कोर्स रेलवेज का मैं आपको क्या ही बताऊं, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को, ठीक है, ये मेजर एरियाज है, पूरे 25 के 25 एरियाज तो वो लोग नहीं दे पाए, लेकिन दीज वर द मेजर एरियाज दैट दे आर ट्राइंग टू प्रोपोगेट। फिर से पढ़ लेते हैं लिस्ट। एज अ नेशनल प्रोग्राम, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया into a global manufacturing hub and contain a draft of proposal to attract investment from both local and foreign corporate houses. हम लोगों को पैसा चाहिए, हम लोगों को पैसा चाहिए, इंडिया से आए, इंडियन बिजनेस से आए, या फिर फॉरेन सोर्सेस से आए। ठीक है, इंडियन बिजनेस से आए, इंडियन बिजनेस से आए पैसा, या फिर पैसा फॉरेन सोर्सेस से आए, कहीं से भी आए, हमको इंडिया में पैसा चाहिए। तो इसके लिए सेक्टर्स बताए गए, ये सारे सेक्टर्स है, 25 एरियाज है, एक छोटी सी लिस्ट दे दी हमको चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 25 foreign corporate houses in 25 key areas that are identified like automobiles, chemicals, information technology, textiles, aviation, ठीक है, leather, tourism, ठीक है, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा स्कोप है, हॉस्पिटैलिटी, लोगों की आवभगत करना, अच्छी होटल्स बनाना, अच्छे कन्वेंशन सेंटर्स बनाना, देन वेलनेस, रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। This is what we want in India. So with this scheme, the government has increased the FDI limit, foreign direct investment. इंडिया के पास पैसा नहीं है उस लेवल का कि हम लोग ये सारे प्रोग्राम्स खुद बना सके, तो हम लोगों को इंडिया के बाहर से पैसा लाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज FDI, foreign direct investment. With this scheme, the government has increased the FDI limits in various industries to attract foreign investments and participation. तो ताकि दूसरी कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़े, दूसरे कंट्री के लोगों का इंडिया में इंटरेस्ट जगे, तो स्कीम्स देनी पड़ेगी, इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। इट हैज एस्टैब्लिश्ड एन इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर टू असिस्ट फॉरेन बिजनेस लोकेट पार्टनर्स एंड साइट्स। यानी हमने कोई इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए एक इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर ही बना के दे दिया, जहां पे फैसिलिटेशन है ना, हेल्प, फैसिलिटेशन सेंटर टू असिस्ट फॉरेन बिजनेसेस लोकेट पार्टनर्स एंड साइट्स इन ए जगह, while a slew of measures have been initiated for domestic companies, slew and a lot of measures which were revealed after Modi government unveiled the Stand Up India initiative in his Independence Day address in 2005. तो हम लोगों ने एक सेंटर ही बना दिया, ध्यान रखने वाली बात है ये, फैसिलिटेशन सेंटर टू असिस्ट फॉरेन बिजनेसेस, कि तुम इंडिया में आना चाहते हो तो मिलोगे किससे, बिजनेस कहां कर सकते हो। ठीक है, और इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे की अपनी स्पीच में एक नया कंसेप्ट लाया इंडिया के लिए, स्टैंड अप इंडिया। एक नया कंसेप्ट लाया इंडिपेंडेंस डे पे हमारे लिए, इंडिया के लिए, स्टैंड अप इंडिया। सो स्टैंड अप इंडिया है क्या, देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया, एंडीवर एंड प्रॉस्पर। एंडीवर यानी एफर्ट, मेहनत, और मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हो। स्टैंड अप इंडिया ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, का वेंचर है। देखते हैं पेज नंबर 109, स्टैंड अप इंडिया। द स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो ये जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और विमेन को ज्यादा सपोर्ट करता है। इनका जो स्टैंड अप इंडिया कंसेप्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन को ज्यादा सपोर्ट करता है। दिस स्कीम्स एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप amongst women and scheduled caste and tribes. Scheme is anchored by
ये स्कीम किसने फ्लोट करी है? ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज which comes under Ministry of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. तो ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो नए बिजनेस में अगर जो मेजर इशू आता है, अगर कोई नया वेंचर कोई स्टार्ट करना चाहता है, कोई नया एंटरप्रेन्योर कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको दिक्कत होती है लोन मिलने में. इतना आसानी से लोन नहीं मिलता क्योंकि कोलैटरल देने के लिए कुछ होता नहीं है, सिक्योरिटी ज्यादा होती नहीं है. तो पैसा ही एक सबसे पहला प्रॉब्लम उभर के आ जाता है उस एंटरप्रेन्योर के लिए. सबसे पहला प्रॉब्लम जो उभर के आ जाता है वो है पैसा. स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर हर बैंक की हर ब्रांच को एक पर्टिकुलर सेक्टर के लोगों का रिजर्वेशन है कि आपको हर ब्रांच से कम एक लोन तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर देना ही पड़ेगा. हर बैंक के हर ब्रांच में कम से कम एक लोन तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर देना पड़ेगा. तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर है कैसा कंसेप्ट? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन पे फोकस्ड है. लेट्स चेक इट आउट. स्टैंड अप इंडिया में क्या होता है? पेज नंबर 110. स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट्स बैंक लोन्स बिटवीन 10 lakhs एंड ₹1 crore. आहा, कितना लोन पा सकते हैं? 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन पा सकते हैं. सो इज इट अ ह्यूज अमाउंट? 10 लाख से 1 करोड़. जी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये ह्यूज अमाउंट नहीं है, ये काफी अमाउंट तो जरूर है. ये दिस इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट, बट ये काफी अमाउंट है अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 lakhs एंड 1 crore टू एटलीस्ट. किसको देंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लोन किसको देना पड़ेगा? टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर, यानी शेड्यूल कास्ट को, ठीक है, या शेड्यूल ट्राइब को, इन दोनों में से एक. एंड बोला है एंड एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज. 1 मिनट, ठीक है, ग्रीनफील्ड वगैरह वगैरह तो बाद में समझेंगे. पहले मुझे आपको बताना है यहां पे, ये सब तो ठीक है. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और क्या बोला उन्होंने? और उन्होंने बोला है 1 वुमन एंटरप्रेन्योर. लैंग्वेज फिर से पढ़ते हैं. टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब and at least 1 woman borrower. यानी स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन ₹10 lakhs to 1 crore to at least 1 शेड्यूल कास्ट और 1 शेड्यूल ट्राइब बोरोवर and at least 1 women borrower per bank branch for setting up ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज. ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, पहले ये मैटर सॉल्व करते हैं. सर मैटर क्या है इसमें क्या डिफिकल्ट है?
सॉरी, और एंड याने कम से कम एक एससी और एक एसटी, ठीक है। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है, और पहले तो मुझे बताओ क्या और एंड इन दोनों में डिफरेंस है या सेम है? ये डिफरेंस है या सेम है? ये दोनों डिफरेंट है या ये दो वर्ड सेम है? ये पहले मुझे बताओ, तो मैं आगे का समझाऊं आपको। गाइस, और यानी एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, दोनों में से कोई भी चलेगा। और इसके अलावा एंड यानी क्या? ये तो देना ही है तुमको, ये एससी को दो या एसटी को दो, वो तुम देखो। एंड का मतलब क्या होता है? एंड यानी प्लस, यानी आपको एटलीस्ट वन एससी, ठीक है, एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दोनों में से कोई भी चलता हमको। कम से कम एक शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब को आप लोन देंगे। एंड यानी क्या? और कम से कम एक वुमेन बोरोवर को, ठीक है, आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर कंपल्सरी लोन दोगे। ढूंढो, अगर एंटरप्रेन्योर मिला नहीं है तो ढूंढो, लेकिन ये लोन जरूर दो। टारगेट ही दिया है गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर, टारगेट ही है कि आपको कम से कम एक शेड्यूल कास्ट नहीं मिला तो एक शेड्यूल ट्राइब कम से कम, प्लस वन बुरो। तो और का मतलब होता है ये या ये, और एंड का मतलब होता है ये प्लस एक और चीज। तो ध्यान रखना, इट इज नॉट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमन, ऐसा नहीं है कंसेप्ट। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब प्लस वन वुमन इट इज, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमने जो इतना डिस्कस किया ना, हमने 10 मिनट डिस्कस किया है और एंड, इसी को कहते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे आप, इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन, इसी को कहते हैं लॉ की लैंग्वेज को थोड़ा और तरीके से समझना। और यानी इधर और ये या ये, एंड यानी ये तो होगा ही, इसके अलावा ये और चीज हमको चाहिए, ठीक है। तो फिर से पढ़ लेते हैं वो लाइन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 lakhs and 1 crore टू एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट और, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हमको अभी टेंशन नहीं रहा, और हमको ध्यान देना है, और एटलीस्ट वन वुमन और शेड्यूल ट्राइब एंड एटलीस्ट वन वुमन बोरोवर पर बैंक ब्रांच, हर बैंक की हर ब्रांच को ये तो ढूंढना ही पड़ेगा एक। इन सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज ने क्या, एकदम नया नवेला काम। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज ने ऐसा काम जिसपे, ऐसा बिजनेस जिसपे कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इज द वन दैट इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय एनी प्रायर वर्क, पहले इसके कोई काम नहीं हुआ है। इट इज कंस्ट्रक्टिंग ऑन अनयूज्ड लैंड वेयर there is no need to remodel or demolish the existing structure. I think you should write it. एक होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हुआ होता है, आपको उसमें चेंज करना पड़ता है। ग्रीन फील्ड यानी एकदम साफ सुथरा नया काम, जिसपे कोई पुराना काम हुआ ही नहीं है। Okay, so that's that about greenfield. Chalo. This enterprise may be in manufacturing, services or trading.
आप कुछ नया बनाना चाहते हो, नया बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट अ मोमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग ने कुछ नया बनाना, जैसे मैं पेन बनाने की फैक्ट्री डाल रहा हूं, डालो। सर्विस देना, यानी मैं सर्विस दे रहा हूं, कुछ बना नहीं रहा हूं, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं कुछ बना नहीं रहा हूं, तो मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। या फिर किसी और ने बनाया हुआ प्रोडक्ट, मान लेते ये घड़ी, ठीक है, टाइटन ने ये घड़ी बनाई है, तो मैंने टाइटन से ये घड़ी खरीदी है और मैं अब ये लोगों को बेचूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं। आप ट्रेडिंग, स्टैंड अप इंडिया में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, यानी आप बना भी सकते हो, आप बेच भी सकते हो। अगर बनाना है तो बनाओ सिर्फ, बेचना तो सिर्फ बेचो, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग। या फिर अगर आप गुड्स में डील ही नहीं करते, सर्विसेज दे दो। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज, एटलीस्ट 51% of the shareholding and controlling stake should be held either by SC or ST और वुमन एंटरप्रेन्योर। तो आप जो भी बिजनेस करोगे उसमें आपका कंट्रोल होना चाहिए, यानी कम से कम उसमें 51% की होल्डिंग आपकी होनी चाहिए। यानी जो भी ये बिजनेस कर रहा है उसमें SC ST या जो वुमेन कैंडिडेट है जिसको हम लोग स्टैंड अप इंडिया के अंदर पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उसमें उस वुमेन एंटरप्रेन्योर का 51% शेयर होल्डिंग होना चाहिए। यानी क्या, 100 में से 51, इसका मतलब दैट वुमेन बिकम्स द कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस। जिसके पास ज्यादा शेयर है वो बन जाता है बिजनेस का कंट्रोलर। तो हम नहीं चाहते कि आपका बिजनेस में से कंट्रोल जाए। सो 51% कि वो उस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वुमेन एंटरप्रेन्योर का कंट्रोल बिजनेस से ना जाए, इसलिए ये कंडीशन डाली उन्होंने। एलिजिबिलिटी, किस किस को लोन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी यानी किस किस को स्टैंड अप के अंदर लोन मिल सकता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। आपकी आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या वुमेन एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ये मैं सिखा चुका हूं आपको। Greenfield signifies in this context first time venture of the beneficiary in manufacturing or services or trading sector. So beneficiary कौन है, beneficiary ये है, ये जिनको हम लोन देने वाले हैं, जिनको स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर, जिसको स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर लोन मिलने वाला है, वो होगा बेनिफिशियरी। जिसको स्टैंड अप इंडिया लोन के अंदर, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर लोन मिलने वाला है उसको कहेंगे बेनिफिशियरी। तो जिसको भी ये लोन मिलने वाला है वो रहेगा बेनिफिशियरी। So loans under the scheme are available only for greenfield projects. Greenfield signifies in this context the first time venture. Highlight कर लो, first time venture. Greenfield यानी first time, brownfield यानी किसी और का कुछ काम किया हुआ, तुमने अब तुम उसको काम कर, उसको खत्म कर रहे हो, दैट्स brownfield. Greenfield signifies in this context first time venture of the beneficiary in manufacturing or services or trading sector. In case of non-individual enterprises, 51% of the shareholding and controlling should be held by scheduled caste or scheduled tribe or woman entrepreneur. ये repetitive है point, ये तो याद रहेगा ही तुमको. And borrower should not be in default to any bank or financial institution. Guys, इस पे MCQ जरूर बनेगा. This is VIMP. VIMP. आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. इसके पहले आपने किसी से लोन लिया और चुकता नहीं किए, ऐसा कोई डिफॉल्ट आपके नाम पे नहीं होना चाहिए. आप कंप्लीटली क्लीन इमेज वाले पर्सन होने चाहिए. आप समझ रहे हो? आप कंप्लीटली क्लीन इमेज वाले पर्सन होने चाहिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर एलिजिबल होने के लिए. गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो उसके बाद लोन डिटेल्स, नेचर ऑफ द लोन. ठीक है, चलो लोन की डिटेल्स पढ़ लेते हैं. नेचर ऑफ लोन, कंपोजिट लोन बिटवीन 10 lakhs एंड अप टू 100 lakh. सर थोड़ी देर पहले तो उन्होंने 1 करोड़ बोला था, अभी 100 लाख बोल रहे हैं. 1 करोड़ 100 लाख एक ही बात है, एक ही बात है. ठीक है. एंड पर्पस ऑफ द लोन,
फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर बाय SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आपके ठीक है, एक पहला पॉइंट है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लोन। ठीक है, कंपोजिट लोन इंक्लूडिंग टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल, यानी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए और शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल यानी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो वर्किंग कैपिटल। टर्म लोन यानी लॉन्ग टर्म। पर्पस ऑफ द लोन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस के लिए। शेड्यूल ट्राइब वुमेन, दैट इज द पर्पस ऑफ द लोन। साइज ऑफ द लोन, कंपोजिट लोन, कंपोजिट यानी कॉम्बिनेशन, दो चीजों का कॉम्बिनेशन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। Composite loan of 75% of the project cost inclusive of term loan and working capital. The stipulation of the loan behind expected to cover 75% of the project cost would not apply if the borrower's contribution along with the convergence support from any other scheme exceeds 25% of the project cost. So guys, बताता हूं मैं आपको इसका मतलब। इसका मतलब यह है स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्टैंड अप इंडिया के अंदर अगर मान लेते हैं प्रोजेक्ट की कीमत, जो भी बिजनेस करना है उसकी प्रोजेक्ट की कीमत 20 लाख है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर 20 लाख का 75% ही लोन मिल पाएगा। 75% लोन कितना होता है 20 लाख का? बताओ, व्हाट इज 75% ऑफ 20 lakhs? इट इज 15 lakhs। तो आपको 75% तक का पैसा स्टैंड अप इंडिया की स्कीम के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा खुद का कंट्रीब्यूशन 8 लाख है, ठीक है, तो आपको 15 लाख की जरूरत ही नहीं है। तो आपको देखो, ये 75% का मामला समझ गया, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर जिस एंटरप्रेन्योर का, मान लेते हैं हमारा एंटरप्रेन्योर है मुकेश, जिस एंटरप्रेन्योर ने 8 लाख रुपए लाए हैं, अब 20 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए तो आप खुद ला रहे हो, तो आपको 20 लाख का 75% यानी 15 लाख देने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी आपको पैसों की कमी नहीं है, तो फिर 75% लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको जितने का डेफिसिट है उतना ही पैसा मिलेगा। फिर से पढ़ लेते हो पॉइंट। साइज ऑफ द लोन, कंपोजिट लोन of 75% of the project cost inclusive of term loan and working capital, the stipulation of the loan being expected to cover 75% of the project would not apply the borrower's contribution, यानी borrower ने अगर पैसा लाया है along with convergence support, यानी कोई और गवर्नमेंटल की कोई और स्कीम से भी अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, convergence support from any other scheme exceeds 25% of the project cost। तो अगर आप मुकेश ने खुद का पैसा और गवर्नमेंट की किसी दूसरी स्कीम के अंदर भी उसको कुछ पैसा मिला और वो टोटल पैसा 8 लाख है, तो फिर आपको 15 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। आपको 20 लाख में से जितना भी आपको ऑलरेडी पैसा है आपके पास, वो काट के मिलेंगे। 75% पैसा उस केस में नहीं मिलेगा। सो गाइस ध्यान रखना, 75%, ठीक है, 75% लोन मिलता है। द साइज ऑफ द लोन इज द 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। 75%, 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी जितना भी पैसा तुमको लगने वाला है इस बिजनेस को चलाने के लिए, उसका सिर्फ 75% पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर द कैटेगरी रेटिंग नॉट एक्सीडिंग बेस रेट +3 प्लस टेनोर प्रीमियम। सो गाइस आपका, ठीक है, आपका जो भी एप्लीकेबल रेट रहेगा वो कम से कम रहेगा। बेस रेट जो भी है +3% प्लस टेनोर प्रीमियम। ये क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन फिर उसमें हमारा बहुत समय चला जाएगा फॉर नो रीजन। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम लगेगा, ये आप ध्यान में रखिए। और अगर आपको MCLR समझना है तो इट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मैं आपको वही कह रहा हूं, ये कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। जो ये MCLR जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, ये हर बैंक का एक मिनिमम, कम से कम इतना % तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करेंगे ही करेंगे किसी लोन के लिए। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एवरी बैंक विल चार्ज, ठीक है। और ये RBI हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए। MCLR यानी अगर कोई भी बंदा लोन लेता है
तो कोई रिश्तेदार भी लोन लेता है ब्रांच बैंक मैनेजर का, या बैंक मैनेजर खुद भी लोन लेता है, तो उसको कम से कम इतना तो इंटरेस्ट लगेगा ही। ये अमाउंट है, ये MCLR, ये वो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद ठीक है, उन्होंने फॉर्मूला बना के दिया है हमको, ठीक है, दैट फॉर्मूला इज बेस रेट MCLR, दैट इज द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, प्लस 3% प्लस टेनोर प्रीमियम। टेनोर प्रीमियम क्या होता है? टेनोर प्रीमियम यानी आपका जितना ज्यादा लंबा पीरियड रहेगा लोन का, लोन रिपेमेंट का जितना ज्यादा पीरियड रहेगा उतना ज्यादा रिस्क रहेगा, और उस हिसाब से उतना ज्यादा रेट भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है, आई फील इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला MCQ के लिए गोल्ड बनेगा ये। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ, what is the formula for calculation of rate of interest in case of stand up India scheme? So what is that formula? That is base rate, that is MCLR plus 3% plus tenor premium। इन्हें बेसिकली इंटरेस्ट रेट भी कम से कम चार्ज करने वाले हैं। ओके, उसके बाद लोन की बात आ जाती है। जैसे ही लोन की बात आ जाती है, एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी आपको लोन देगा ना, तो जैसे अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो आप बोलोगे कि सर गिरवी कुछ रखो। सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर जो बंदा ठीक है स्टैंड अप स्कीम के अंदर लोन ले रहा है, ठीक है, वो या तो खुद कुछ सिक्योरिटी दे, कुछ कोलैटरल दे। सर लेकिन सर हम तो गरीब है सर, हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी के लिए है ही नहीं। तो फिर कोई बात नहीं, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम सिक्योरिटी लेगा कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग जिन्होंने स्टैंड अप स्कीम के अंदर आपके पैसे नहीं दिए, तो स्टैंड अप स्कीम के अंदर एक फंड गारंटी स्कीम है, वो बैंक्स को पैसे देंगी। तो बैंक को जो भी नुकसान होने का चांस है वो कम हो जाएगा। सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो, सिक्योरिटी बिसाइड्स primary security, the loan may be secured by collateral security or guarantee of credit guarantee fund scheme। credit यानी उधार, गारंटी यानी स्टैंड अप इंडिया का फंड गारंटी लेगा, कोई बात नहीं यार, ये हमारा ये एंटरप्रेन्योर आपके पैसे नहीं चुका पाया, हम आपके पैसे चुकाएंगे। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर द स्टैंड अप इंडिया लोन्स, देखिए CGFSIL का, CGFSIL इसका तो फुल फॉर्म मॉड्यूल में दिया हुआ है, इसका मतलब आपने एब्रीवेशन के लिस्ट में ये बिल्कुल अपडेट करना है। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक्स। तो सिक्योरिटी या तो जो लोन ले रहा है वो खुद देगा एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, या तो ये क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम बाय स्टैंड अप इंडिया लोन्स ये गारंटी लेगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लोन ले लिया, वापस करना पड़ेगा क्या? जी करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो वापस करना पड़ेगा। या तो स्टैंड अप इंडिया का जो फंड है वो गारंटी लेगा और वो पैसे वापस करेगा, या आप पैसे वापस करोगे। लेकिन पैसे वापस कितने दिन में करोगे? दैट इज रीपेमेंट। द लोन इज रिपेबल इन 7 years विथ अ मैक्सिमम मोराटोरियम पीरियड ऑफ 18 months। आपका ठीक है 7 साल का रिपेमेंट पीरियड मिलता है आपको, 7 साल के अंदर आपको पैसे लौटाने। ठीक है, जितना भी आपको लोन दिया जा रहा है, मैक्सिमम लोन कितना दिया जाएगा? 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। ठीक है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है, जो आपको 7 साल के अंदर रीपे करना है। अब कैसा है ना, स्टैंड अप इंडिया में ये लोग जो है, ठीक है, ये लोग जो है बड़ी मेहनत करके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे आ सकती है, जैसे अभी कोरोना का सिचुएशन आ गया, जहां पे किसी का कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा है, किसी का कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? ठीक है, वो लोग पैसे नहीं लौटा पाएंगे। तो अगर ऐसे बिजनेसेस को आपको सपोर्ट करना है, तो आपको उनको इनएक्टिव पीरियड में भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जब बिजनेस चल रहा है तो आपको अपने पैसे लौटा देंगे, जब बिजनेस अच्छा चल रहा है तब आपको वो आपके पैसे लौटा देंगे। लेकिन जब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जब आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तब पैसे कैसे लौटाएंगे? इसलिए एक मोराटोरियम पीरियड होता है।
अ टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है, यानी क्या, रीपेमेंट जो है जो लोन लिया है वो हम अभी की सिचुएशन में नहीं कर पा रहे, रीपेमेंट में हम अभी की सिचुएशन में नहीं कर पा रहे, तो ऐसा मोरेटोरियम पीरियड स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर है 18 मंथ्स का, यानी आपको इंटरेस्ट लगता रहेगा लेकिन 18 महीनों तक आपने उस बैंक को लोन की किस्त, लोन की ईएमआई नहीं भी लौटाई तो भी एक्सेप्टेबल रहेगा। द लोन इज रिपेबल इन 7 years विद अ मैक्सिमम मोराटोरियम पीरियड ऑफ 18 months। ऐसा पीरियड जहां पे अगर आप पैसे नहीं भी लौटाते हो तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जाएगी, दैट्स मोराटोरियम पीरियड। बेस्ट एग्जांपल है कोरोना। अगर मान लेते हैं कोई स्कीम के अंदर, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है और उसका भी बिजनेस बंद चल रहा है, कोरोना के कारण सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है, तो वो पैसे कहां से लाएगा? डोंट वरी, 18 मंथ्स का मोराटोरियम पीरियड दिया गया है। इंसेंटिव ही है एंटरप्रेन्योर को बिजनेस करने के लिए, इंसेंटिव ही है ये। उसके बाद रोज का काम करने के लिए, रोज का, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन तो चाहिए ही, लेकिन आज जो मुझे काम करना है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए भी तो पैसा चाहिए। जैसे जैसे आप जब कहीं घर से बाहर जाते हो 5-6 घंटे के लिए, तो घर वाले क्या रखते हैं? 100-200 रुपए तुम्हारे पास रखते हैं जेब में। दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। फॉर विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 lakhs द सेम में बी सैंक्शन बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट, यानी आपके बैंक में पैसा भी नहीं होगा तो भी आपकी लिमिट एक्सीड कर दी जाती है, उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। तुम्हारे बैंक में मान लो 1 लाख रुपए है, लेकिन तुमको अभी 1,60,000 रुपए की जरूरत है, मिल जाएंगे तुमको सर, लेकिन अकाउंट में तो 1 लाख रुपए है, तो 60,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट हो गया। आपके पास जितने पैसे हैं उससे थोड़ा पैसा ज्यादा। For the withdrawal of working capital up to 10 lakhs, the same may be sanctioned by way of overdraft. रुपे डेबिट कार्ड इज टू बी इशूड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द बोरो। आपको एक रुपे बेस्ड डेबिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। आप देखो डेबिट कार्ड पे ना काफी जगह लिखा होता है मास्टर कार्ड, वीजा या रुपे। देखा आपके पापा का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप देखना, किसी पे मास्टर कार्ड लिखा होता है, किसी पे वीजा लिखा होता है, किसी पे मेस्ट्रो लिखा होता है, किसी पे एमएक्स लिखा होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, और किसी पे डिस्कवर लिखा होता है, और किसी पे लिखा होता है रुपे। तो रुपे बेस्ड डेबिट कार्ड दिए जाएंगे फॉर द कन्वीनियंस। डेबिट कार्ड रहा तो कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल लिमिट अबव 1 लाख टू बी सैंक्शन बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट। तो वैसे तो 10 लाख का ही है, लेकिन अगर आपको 10 लाख के ऊपर चाहिए तो भी आपको दिया जा सकता है। एंड द लास्ट वन, मार्जिन मनी। वैसे तो कितना परसेंट लोन दे देते हैं स्टैंड अप इंडिया के अंदर? कितना परसेंट लोन दे देते हैं बैंक्स स्टैंड अप इंडिया कंसेप्ट के अंदर? कितना परसेंट लोन दे देते हैं? 75%। यानी उम्मीद की जाती है कि तुम 25% पैसा लाओगे, ठीक है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि दूसरी स्कीम्स के अंदर भी उस बंदे को पैसे मिलते हैं, उस बिजनेसमैन को दूसरी स्कीम के अंदर भी पैसे मिल रहे हैं। तो एक लास्ट कंसेप्ट स्टैंड अप का, मार्जिन मनी। अरे यार, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, 75% लोन मिल जाएगा और आप दूसरे सोर्सेज से भी फंडिंग जमा कर रहे हो, तुम्हारा खुद का पैसा तो थोड़ा लाना ही पड़ेगा ना तुमको। मार्जिन मनी कंसेप्ट ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए 10% पैसा तो आपको खुद को ही लाना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे जेब से पैसा नहीं लगेगा तब तक तुम सीरियस नहीं होंगे। सो पेज नंबर 111, द स्कीम envisages covers 25% margin money which can be provided in convergence with eligible central and state scheme. While such scheme can be drawn upon for availing admissible subsidies or for meeting margin money requirements, in all the cases, borrower shall be required to bring in minimum 10% of the project cost as his own contribution. So guys, सारे ऊपर के पॉइंट्स एक तरफ, ये जो आखिरी लाइन है वो एक तरफ। The borrower shall be required to bring minimum 10%। भाई तू सब्सिडी ले ले, तू यहां से पैसे ले ले, तू वहां से पैसे ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, लेकिन कम से कम 10% पैसे तो ले आ। कम से कम 10%। प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर 50 लाख रुपए तो हम तो तुमको 75% दे देंगे, तुमको सब्सिडी मिल रही है वहां से, वो भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 10% पैसा तो खुद को लाओ ताकि तुम सीरियस रहो।
दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन मनी। तो आपको इस पैराग्राफ में सिर्फ ये लास्ट लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्वेश्चन इस पे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन इस पे बनेगा कि तुम्हारा स्टार्टअप है, तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, आप कम से कम 10% तो पैसा तुम्हारे सपने के लिए, अगर तुम 10% पैसा नहीं जोड़ पाए, इसका मतलब तुम सीरियस ही नहीं हो। कम से कम 10% पैसा लाना पड़ेगा। सो गाइस, हमने 2 स्कीम्स पढ़ी है आज, ठीक है। अगर हम लोग इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने 2 स्कीम्स चेक करी आज। पहला स्कीम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप में पहला स्कीम है मेक इन इंडिया स्कीम, और दूसरा स्कीम हमने पढ़ा स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसमें ठीक है जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है, जिसमें आसानी से 75% तक लोन मिल जाएगा। किसको? शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। और ये लोन अमाउंट रहेगी 10 लाख से लेके 100 लाख तक, 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक। ओके, सो गाइस दैट्स द थिंग। यस गाइस, हमने एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो चैप्टर स्टार्ट कर लिया है बिजनेस एनवायरनमेंट में। पहला चैप्टर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट ही पढ़ा। सेकंड चैप्टर वी स्टार्टेड विद एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। वी आर कॉलिंग इट अ डे। See you in the next video with some new incentive based schemes of the government for making India entrepreneur based. All right. Thank you so much, guys. See you in the next video. Take care of yourself. This is Pawan Gahokar signing off. Bye bye.